नमस्कार भाइयों। आज का जो मुख्य विषय है वो है संस्कृति। आपको जैसे पता है बहनों और भाइयों, आपको पता है कि हम जो ये विषय ले रहे हैं, इनका उद्देश्य, इन स्वाध्याय का उद्देश्य है कि हम अपने इनका उद्देश्य ये है कि हम बालकों के लिए किस प्रकार से शिक्षा का एक स्तर बनाएं, किस प्रकार उनके लिए हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें, एक ऐसा एक विचार बना सकें जिससे कि उनके जीवन में सुधार आए। एक ऐसी संकल्पना, एक ऐसी संरचना बना सकें जिससे कि उनके जीवन में जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी आयाम हैं, वे सब हों और उनके आधार पर उनकी शिक्षा व्यवस्था चले। अर्थात जो वह पाठ्यक्रम अपने स्कूलों में प्राप्त करते हैं, वो जो कर रहे हैं, वो उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो होता रहे। लेकिन उसके साथ में हमें ये पता रहे कि हमारे बालक के लिए कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जो उसके जीवन में काम आने वाले हैं और उनके आधार पर उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वच्छंदता, उसकी क्षमताएँ, उसका पंचकोश विकास, ये सब हो रहा है। तो उसकी जो प्राकृतिक संभावनाएँ हैं, वो सब होती रहें, उसकी मस्तिष्क पर जो स्कूली शिक्षा के कुछ नकारात्मक पहलू आते हैं सामने, वो प्रभाव में ना आएँ, तो इसके लिए ये सब पाठ्यक्रम हम अध्ययन कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि आप भी लोगों तक शेयर करें ताकि ये अच्छा पाठ्यक्रम लोगों को मिले और सभी बहन-भाई अपनी मानसिकता बना सकें कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या विचार ध्यान में रखने हैं। संस्कृति विषय में हम देखते हैं, मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अन्य प्रकार से अनेक प्रकार से विशिष्ट है। मनुष्य ने अपना जीवन अन्य प्राणियों से भिन्न प्रकार का बनाया है। मनुष्य ने परिवार बनाया, समाज की रचना की, उद्योगों की स्थापना की, शासन व्यवस्था का निर्माण किया, तपस्या की, मोक्ष प्राप्ति की कल्पना की। मनुष्य ने धर्म बनाया, अनेक संप्रदायों की स्थापना की, शास्त्रों की रचना की, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता है, अकेला रह भी नहीं सकता है। उसका संबंध अपने परिवार के साथ है, अपने समाज के साथ है, अपने देश से है, संपूर्ण मानव जाति से है, संपूर्ण सृष्टि से है एवं परमात्मा से भी है। इन सभी संबंधों में सामंजस्य बना रहे एवं सभी व्यवस्थाएं तथा समग्र सृष्टि बनी रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं सबका कल्याण हो, इसके लिए मनुष्य ने धर्म की रचना की। धर्म अर्थात संप्रदाय नहीं, धर्म अर्थात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च भी नहीं। धर्म के विषय में शास्त्रों में कुछ व्याख्याएं आती हैं जो हमें समझना चाहिए। धर्म की को समझा मनुष्य ने, धर्म को बनाया नहीं, धर्म को समझा। धारणा ध, धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजा। जो धारण करता है इसलिए उसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजाओं को धारण करता है, धारण करता है अर्थात टिकाए रखता है। दूसरा श्लोक है,
ये तो अभ्युदयनीय श्रेयस सिद्धि सधर्म। संस्कार सांसारिक बातों में अत्यंत प्रगति हो एवं मोक्ष की भी प्राप्ति हो, वही धर्म है। और धर्म के संबंध में एक बात ये भी कही जाती है कि जो हमारा मूलभूत स्वभाव होता है वह धर्म है। जैसे अग्नि का मूलभूत स्वभाव है जलाना, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है अपने बनाए हुए स्वभाव का पालन करना, मत अर्थात जो हमें हमारे मन का स्वभाव है उसका पालन करना। हमारे मन का स्वभाव क्या है? हमारे मन का स्वभाव है विस्तार पाना, व्यापक होना, और इतना व्यापकता को प्राप्त करना, क्योंकि मन व्यापकता को प्राप्त करके उसमें समा जाना चाहता है। लगातार एक शांति का अनुभव करना, ये मन का स्वभाव है। लगातार मन शांत रहे, शांत होता रहे, सुख प्राप्त करता रहे, इस प्रकार की अवस्था वो चाहता है। और यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? यह अवस्था प्राप्त होती है मन को परम पद में, परम अवस्था में, परमात्मा में मिलाने से, परमात्मा की इच्छा को समझने से। यानी कि सुख का अर्थ यहाँ क्या है? सांसारिक सुख नहीं है। जैसे शरीर को दुख हो रहा है तो कहते हैं कि मन को भी दुख होगा, मन को भी कष्ट होगा, ये शरीर को कष्ट हो रहा है। इसमें ये कहा गया है, यहाँ पे एक धर्म की जो एक समझ बनती है उसके बारे में मैं अपनी राय ये बता रहा हूँ कि हम जब अपने मन को ईश्वरीय भाव में रखते हैं, ईश्वरीय इच्छा में रखते हैं, जिस तरीके से हमें एक प्रेरणा आती है, जो नियम हमें परमात्मा ने बनाए हैं, जब हम जन्म लेते हैं या हम जिंदा रहते हैं, तो जो हमारे लिए अनुकूलता प्रतिकूलता का नियम, स्वाभाविक नियम हमें कोई बताता नहीं है, जो वो बताया है, जो बनाए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने मन को एक शांति की अवस्था में रखना चाहते हैं। तो जब हम अपने मन को ईश्वरीय भावना में, ईश्वर के भाव में रखते हैं, तो हमारा मन उस अनंत के, उस अद्वितीय सत्ता के साथ में जुड़ जाता है, उस अनंत के साथ में जुड़ जाता है, जिससे हमें एक शांति की अनुभूति होती है, जो किसी भी अवस्था में भंग नहीं होती है। यानी कि एक स्वीकार भाव आता है कि आप ही सब कुछ हो। सांसारिक कष्ट होने के बाद भी मन एक शांति की अवस्था में रहता है, क्योंकि वो उस ईश्वरीय इच्छा के साथ जुड़ जाता है। इस ईश्वरीय इच्छा के साथ में जुड़ना ही मनुष्य का धर्म है। और इस क्योंकि इसी अवस्था में जुड़ने के बाद उस मन को शांति मिलती है, मन का जो स्वभाव है वो पूर्ण होता है। यानी कि मन जो करना चाहता है वो कर पाता है, उसके बाद कुछ और करने की उसे इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि मन उसके बाद कुछ और करना नहीं चाहता, मन वैसा ही होना चाहता है। तो वही जो होना चाहता है वही उसका स्वभाव है, इसमें उसे कुछ असहजता अनुभव नहीं होती, यही स्वभाव होता है। तो इस तरीके से हम धर्म को समझ पाते हैं। तो इस स्वाध्याय में से अलग जो ये मेरा अनुभव था, मैंने धर्म का आपके सामने रखा था। अब इसमें जो अभी हमने दूसरा बिंदु देखा था उसमें आ, उसका अर्थ जैसे हमने देखा, ये तो अभ्युदयनीय श्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे सांसारिक बातों में अत्यंत प्रगति हो एवं मोक्ष की भी प्राप्ति हो, वही धर्म है, जो हमने भी इसको पढ़ा था। इन दोनों व्याख्याओं के अनुसार मनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सब प्रकार की सुखकारी के लिए सबसे अधिक उपयोगी यदि कोई बात है तो वह धर्म है।
मतलब अभी हमने दूसरे बिंदु में पढ़ा, सांसारिक बातों में भी प्रगति हो और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मतलब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हुए सांसारिक प्रगति कर सकें, ऐसी अवस्था, तो वो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चलना ही है। तो सामुदायिक सब प्रकार के सुख कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी यदि कोई बात है तो वह धर्म है। इस धर्म का व्यावहारिक स्वरूप है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ है जीवन शैली, जीवन पद्धति, सुसंस्कृत सभ्य मनुष्यों की जीवन शैली। संस्कृति शब्द के विषय में आजकल बहुत गलत धारणाएं बनी हुई हैं। गीत, नृत्य, नाटक, चित्र, शिल्प, आभूषण इत्यादि को आज संस्कृति कहा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात गरबा, रास, नाटक इत्यादि कार्यक्रम माने जाते हैं। विदेशों में जब हमारे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जाते हैं, तब उनमें गायक, वादक, नर्तक इत्यादि ही होते हैं, परंतु केवल संगीत, नृत्य इत्यादि संस्कृति नहीं है। ये तो संस्कृति का एक भाग है और वह भी कम महत्वपूर्ण। वास्तव में संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने के मूल तत्व एवं उनके अनुरूप व्यवहार। उदाहरण के तौर पर भारतीय जीवन शैली के कुछ लक्षण इस प्रकार: माता पिता का सम्मान करना, परिवार के लिए कष्ट सहना, त्याग करना, व्यक्तिगत जीवन में सादगी, सेवा, संयम को प्रमुख स्थान देना, पहले अन्य के बारे में सोचना, बाद में अपने बारे में, अपने सुख के लिए प्रकृति का शोषण नहीं करना, हिंसा नहीं करना, प्राणियों की सेवा करना एवं उनकी रक्षा करना, जड़ चेतन सभी में परमात्मा का वास है यह जानना, समाज के प्रति अपना ऋण चुकाना, समग्र विश्व को अपना परिवार समझना, देशद्रोह नहीं करना, स्त्रियों का आदर करना। इस सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है। जीवन शैली के ये आधारभूत मूल्य हैं। यह जीवन शैली हमें परंपरा से विरासत में मिली है। हमें ही इसका जतन करना है, सहेजना है। सहेजने का प्रथम चरण है आचरण। सहेजने का प्रथम चरण है आचरण। यह सब केवल कहने भर के लिए नहीं, परंतु आचरण में आना चाहिए। इसके बारे में केवल जानकारी एकत्र करना नहीं, पढ़ना नहीं, अपितु उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। दूसरे क्रम पर उसका महत्व समझना चाहिए। इसके प्रति निष्ठा जागृत होनी चाहिए। इसके बाद इसका महत्व बुद्धि से समझना चाहिए। 5-7 वर्ष की आयु मानस बनने लगे, इसलिए उस अवस्था में आचरण एवं निष्ठा दोनों जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम संस्कृति का जतन कर पाएंगे। यही सोचकर संस्कृति विषय को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। इसका पाठ्यक्रम क्या रखेंगे हम, कैसे बच्चों को सिखाएंगे? हमारे पूर्वजों का परिचय प्राप्त करना एवं उनके लिए गर्व की अनुभूति करना एवं उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना, हमारे देश का परिचय प्राप्त करना, उसके बारे में जानना और हमें भारतीय संस्कृति क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसको समझना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्रकृति का परिचय प्राप्त करना एवं उसके साथ आत्मीय संबंध बनाना, सामाजिक उत्सवों एवं पर्वों के बारे में जानना एवं उन्हें मनाने का में सहभागी बनना, नृत्य, गीत, संगीत, कला इत्यादि का आनंद लेना एवं उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करना, दान व सेवा के लिए तत्पर रहना,
परिवार के एक सदस्य के रूप में परिवार की सेवा करना। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करना। हम सब एक हैं, इस सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करना। इसमें हम आगे देखते हैं कि छात्रों की आयु के आधार पर हम इसे जल्दी लागू नहीं करा सकते, हमें इसे धीरे धीरे बताना होगा, समझाना होगा। थोड़ा सोचने पर समझ में आएगा, यदि हम ऐसी सब इच्छा रखते हैं कि छात्रों के व्यवहार और वाणी में यह सब अनुस्यूत हो जाए, तो हमें यह सब इसी कक्षा से शुरू करना होगा। उनकी शैली, उनके माध्यम, उनके क्रियाकलाप आदि इस आयु के अनुरूप हों, यह आवश्यक है। इस तरह से हमें इस विषय को उनके जीवन में शामिल करना होगा। इस विषय में भौतिक लाभ हो या कोई व्यवसाय किया जा सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए परीक्षा में अंक प्राप्त करने या रैंक बनाने की दृष्टि से यह विषय नहीं है, परंतु चरित्र निर्माण की दृष्टि से एवं देश को समृद्ध, इस वसुंधरा को समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से बहुत कुछ है जो बहुत महत्व रखता है। केवल भौतिक मनुष्य के स्थान पर सुसंस्कृत मनुष्य के निर्माण में इसका बहुत महत्व है। इसमें हमें बच्चों को अपने पूर्वजों का परिचय, पूर्वजों अर्थात केवल हमारे परिवार के पूर्वज ही नहीं, अपितु एक प्रजा के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक विश्व के रूप में, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी वसुंधरा को तपस्या करके, ज्ञान साधना करके, रण मैदान में पराक्रम करके, कला कारीगरी का विकास करके, उद्योग तंत्रों की स्थापना करके अत्यंत उन्नत अवस्था में पहुंचाया है। इन सभी के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना, उनके वारिस के रूप में गर्व का अनुभव करना, उनसे प्राप्त विरासत का जतन करके उसे और समृद्ध बनाने का प्रयास करना, उनके बनने समान बनने का प्रयास करना एवं अपने बाद की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप विरासत छोड़कर जाना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। और केवल पूर्वज का मतलब केवल हमारे आसपास के या हमारे परिवारों के या केवल देश के ही पूर्वज नहीं, जो इस धरती पर महान व्यक्ति हुए हैं, जो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हुए हैं, सबसे हमें प्रेरणा लेनी है और आगे की पीढ़ियों को प्रेरणा देनी है, क्योंकि वसुधा एक कुटुंब है और उस कुटुंब के विचार में वो सब हमारे पूर्वज हैं। तो इस प्रेरणा के आधार पर हमें रखना है। राष्ट्र का मतलब केवल एक देश से सीमित नहीं, एक वसुधा से सीमित है, वसुधा से संबंधित है, जो हमारे हमको पोषण देने का काम करती है, जो हमें एक बनाने का प्रयास करती है। और हम सब परमात्मा की संतान हो, ये हमारा घर है, इसी रूप में हमें सोच के उन पूर्वजों से, जो कहीं पे भी पूर्वज हुए हैं, जो समाज कल्याणकारी हुए हैं, उन सब से हमें प्रेरणा लेनी है। सबने जो समाज के लिए काम किया है उन सब से। अब इसमें अगला बिंदु है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का परिचय प्राप्त करना, उस देश का परिचय प्राप्त करना, उस जगह के बारे में हमें प्राप्त चीजें प्राप्त करना, वो हमें समझ में आना जरूरी है कि हमें अपने देश से क्या चीजें मिलती हैं।
आजकल ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम उसका परिचय ही हमारे पास नहीं होता है। परिचय के रूप में मात्र भौगोलिक या प्राकृतिक परिचय की बात हम बताते हैं। तो देश का इतिहास, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियां, देश का सामर्थ्य, देश की समृद्धि और उसकी विशेषता, इन सब की सही, सुयोग्य और पर्याप्त सूचना प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो हमें भारत की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय होने के नाते चाहे जितनी प्रगति की हो, परंतु हमें एक तरह की हीनता की ग्रंथि से पीड़ित रहते हैं। तो इस तरह की हीनता बोध हमारे मन में न जगे, इसलिए हमें ये जानकारी देनी चाहिए कि हमारे देश में भी वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज कल्याण के लिए, संतुलन के लिए संपूर्ण रूप से कार्य किया है। तो इसलिए सही जानकारी देना और छात्रों के मन में भी एक एक स्वाभिमान का अनुभव हो, ये हमें जगाना आवश्यक है और उनके अंदर ये बात आनी चाहिए कि हम भी कमजोर नहीं हैं। हम भी अपनी जरूरत की चीजों के लिए, अपनी उपयोगी चीजों के लिए कार्य कर सकते हैं और समाज कल्याण के लिए हमेशा हमारे पूर्वजों ने कार्य किया है, समाज में संतुलन कायम किया करने का प्रयास किया है। पर्यावरण की सुरक्षा करना, इस मुद्दे की विशेष समझ देने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण का प्रदूषण आज वैश्विक समस्या बन गया है। जमीन, पानी, हवा का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मानसिक या वैचारिक प्रदूषण एवं उसके कारण पैदा होने वाली स्वास्थ्य एवं संस्कृति विषयक गंभीर समस्याओं का हम निरंतर सामना कर रहे हैं। इसका उपाय सर्व स्तर पर करने की आवश्यकता है। सर्व स्तर में विद्यालय का समावेश भी हो जाता है। पर्यावरण सुरक्षा के क्रियात्मक उपाय विद्यालय में करना इस पाठ्यक्रम में अभिप्रेत है। प्रकृति का परिचय प्राप्त हो, ऐसा विचार भी हमें करना चाहिए। हम भी अपने आसपास फैली प्रकृति के ही अंश हैं। प्रकृति के कारण ही हमारा जीवन संभव है। सूर्य हमें जीवन देता है, रात्रि विश्रांति प्रदान करती है, चंद्र शीतलता प्रदान करता है, भूमि अन्न, वस्त्र एवं आश्रय तीनों प्रदान करती हैं, नदी जल प्रदान करती है, पर्वत रक्षण प्रदान करते हैं, समुद्र रत्न प्रदान करते हैं, इत्यादि। इन सभी के प्रति जानकार बनना, कृतज्ञ बनना, इनका रक्षण करना, इनसे प्रेम करना एवं इन्हें अपना समझना सुखी एवं समृद्ध जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज मनुष्य स्वार्थी बन गया है। इन सभी को अपने स्वार्थ के लिए शोषण कर रहा है एवं इन सभी के साथ ही अपने विनाश को भी आमंत्रित कर रहा है। इस विनाश को रोकने के लिए प्रकृति से अपने संबंध को सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए छोटी उम्र से ही छात्रों को तैयार होना पड़ेगा। सामाजिक उत्सवों एवं पर्वों के बारे में उनको बताना होगा। समाज के सभी सदस्यों का सहज जीवन आनंदपूर्ण बने, सबके बीच आत्मीयता एवं स्नेह भाव बना रहे, निर्बल सबल सभी एक दूसरे के सहारे जीवन जीते रहें, किसी की असुरक्षा की समस्या का निर्माण न हो, पंच की लकड़ी का एक का बोझ के नाते सबका पोषण हो,
इस दृष्टि से हमारी समाज व्यवस्था की परंपरा में उत्सवों में एवं पर्वों का आयोजन होता आया है। इस उत्सव परंपरा को बनाए रखना चाहिए, उसका सामाजिक एवं वैज्ञानिक रूप जानना चाहिए एवं उसी तरह मनाना भी चाहिए। पूर्व में बताए गए अनुसार नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि स्वयं में संस्कृति नहीं है, अपितु संस्कृति के अंग के समान है। इसलिए संस्कृति के विषय में उनका समावेश स्वाभाविक है। नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि उत्सव पर्व शुभ प्रसंग का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इसलिए ऐसे सभी कार्यक्रमों का आयोजन करके उसमें सभी को सहभागी बनाना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम विकृत न बन जाएं, उनमें भद्दापन प्रदर्शित न हो, इसकी सावधानी रखना आवश्यक है। उन सभी का शुद्ध सांस्कृतिक रूप बनाए रखना, उन्हें सुरुचिपूर्ण बनाना वर्तमान समय में प्रयास पूर्वक करने वाली बात बन चुकी है। आज के दूरदर्शन के प्रभाव के कारण ही यह खतरा पैदा हुआ है। उनके सामने अपनी पीढ़ी नई पीढ़ी के संस्कार एवं मानसिकता का जतन करने की एक बहुत एवं विद्यालय में मानकर करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ का भी उसका जतन ध्यान में रखकर ही एक क्रियाकलाप करने चाहिए। दान एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। दान एवं सेवा हमारी ऐसी सामाजिक परंपरा है जिसके कारण आज हम हजारों वर्षों से हमारा समाज टिका हुआ है। परंतु दान एवं सेवा करने के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है एवं परिश्रम भी करना पड़ता है। यह सद्गुण विकास है। हमारे समाज को यदि टिकाए रखना हो तो उसके आधार दान एवं सेवा की वृत्ति एवं प्रगति का विकास हो, ऐसे आयोजन पाठ्यक्रम में करना ही चाहिए। परिवार की सेवा समाज व्यवस्था की मूलभूत इकाई परिवार है। आज समग्र विश्व मनोवैज्ञानिक समस्याओं एवं उसके कारण निर्मित हिंसा, बलात्कार आदि से त्रस्त हो गया है। उसके उपाय के रूप में भारतीय समाज व्यवस्था की ओर आशा विश्व देख रहा है। हमें भी अपनी परिवार व्यवस्था का मूल्य जानना चाहिए एवं उसकी संभाल करनी चाहिए। इस दृष्टि से कुछ बातें अहम हैं। परिवार की भावना, परिवार की सेवा के अंतर्गत एक बिंदु है। उसमें हमें ध्यान रखना है कि परिवार की भावना अर्थात आत्मीयता, आत्मीयता अर्थात अपनापन। जहाँ अपनापन होता है वहीं प्रेम होता है, समर्पण होता है। एक दूसरे के सुख दुख में लोग सहभागी बनते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसा परिवार भावना का विकास छात्रों में बचपन से ही करना चाहिए। परिवार की व्यवस्था, परिवार यदि साथ में रहता है तो साथ मिलकर ही उन्हें सब काम करने होते हैं। ऐसे कार्यों को परिवार के सभी लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भोजन बनाना, घर की स्वच्छता करना, बीमार की परिचर्या करना, अतिथि सेवा करना इत्यादि। घर के ऐसे सभी काम घर के सभी सदस्यों को आने चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक बालिका को बड़ी होकर पत्नी, गृहिणी एवं माता बनना है। पिता होकर पति, गृहस्थ एवं पिता बनना है। दोनों को मिलाकर घर चलाना, अपने सामाजिक दायित्व को निभाना एवं नई पीढ़ी को भी तैयार करना होता है। इस दृष्टि से परिवार व्यवस्था को का अपनी आयु के अनुरूप क्रियात्मक अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है। परिवार की परंपरा एवं परिचय, हम कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। यह वंश परंपरा से हमारे परिवारों में विरासत के रूप में उतरता है। कुछ रिवाज, कुछ पद्धतियाँ, कुछ कौशल, रोग, रंग, रूप, ढांचा इत्यादि भी वंशानुगत
होते हैं, इनमें से अच्छी बातों को सीख लेना चाहिए, उन्हें और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अप्रासंगिक बातों को छोड़ देना, यह सब वर्तमान पीढ़ी को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंध भी जानने का विषय है, इसलिए इन बातों का भी पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। यह सब जानना, समझना, मानना एवं करना ही परिवार की सेवा है। अगला इसमें जो हमें विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करना। हम सब एक हैं, इसलिए मेरा विश्व के मानव मात्र के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाना मुझे सीखना है। ऐसी भावना छात्रों में जगाने के लिए इस मुद्दे को पाठ्यक्रम में समावेश करना चाहिए। सारी सृष्टि एक ही है एवं सभी एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं। उसका अनुभव भी मानव जीवन में होना चाहिए, तभी हमारी विकास की संकल्पना को पूर्णतः प्राप्त। क्रियाकलाप, कार्यक्रम एवं प्रकल्प क्या होने चाहिए, ये विषय हम देखते हैं। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो क्रियाकलाप, कार्यक्रम एवं प्रकल्प हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। कहानी सुनना, पूर्वजों, महापुरुषों, भारत की उपलब्धियों इत्यादि के बारे में कहानी सुनना बहुत ही आनंददायक एवं उपयोगी क्रियाकलाप है। इसके लिए शिक्षक के पास कहानियों का खजाना होना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालय में इस विषय पर आधारित पुस्तकें होनी चाहिए। इस विषय में संबंधित सुंदर, अर्थपूर्ण चित्रों का संग्रह विद्यालय में होना चाहिए। समय समय पर ऐसे चित्रों का प्रदर्शन भी होना चाहिए। पुस्तकालय में बैठकर चित्र देखने के लिए अलग से समय की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ चित्र कथाएं भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। चित्र पुस्तिकाएं तैयार करना, छात्र स्वयं भी चित्र एकत्र करें एवं अपनी अपनी पुस्तिका तैयार करें। पर्यटन, अपने ही गांव एवं शहर के सांस्कृतिक केंद्र का अवलोकन कर उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करें। गीत एवं नाटक, सांस्कृतिक विषयों से संबंधित गीत, गाना एवं नाटक खेलना भी उपयोगी क्रियाकलाप है। क्या कार्यक्रम होना चाहिए? रंगमंच कार्यक्रम। कार्यक्रम, रंगमंच कार्यक्रम में रास, नृत्य, नाटक, वेशभूषा इत्यादि से युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इसमें हम देखते हैं रंगमंच कार्यक्रम, जैसे हमने अभी चर्चा की, रास, नृत्य, नाटक, वेशभूषा इत्यादि से युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। संस्कृति से संबंधित वस्तुओं के प्रदर्शन का कार्यक्रम भी हो सकता है। उत्सव, पर्व, जन्म जयंती, पुण्यतिथि आदि मनाने के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। जन्मो दिव- जन्म दिनोत्सव, यज्ञ, सरस्वती पूजन आदि ऐसे उनमें भी कार्यक्रम हो सकते हैं। वृक्षारोपण, पर्यावरणीय दृष्टि से वृक्षारोपण का समान ग्रंथों का प्रदर्शन एवं पूजा। ज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित किया गया है। ज्ञान शास्त्र ग्रंथों में संग्रहित है। इन ग्रंथों की शोभा यात्रा, इनका पूजन
एवं उनके नाम जानने एवं देखने के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। शास्त्र एवं पार्टी की योजना। शस्त्र एवं पार्टी की योजना। शस्त्रों की पूजा करना, विद्वानों का सम्मान करने का कार्यक्रम भी हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को अन्न खिलाना एवं गरीबों को दान देना का कार्य भी छात्र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक अपनी कल्पना से अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी कर सकते हैं। इनमें क्या प्रकल्प होने चाहिए? मुष्टि धान्य योजना। पूरा वर्ष अनाज एकत्रित करके मकर संक्रांति के दिन गरीबों को बांटने का प्रकल्प विद्यालय में चला सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी उद्योग विषय में भी हमने चर्चा की। सार्वजनिक प्रदर्शनी। संस्कृति विषय पर एवं पर्यावरण विषय पर एक जानकारियों से भरपूर छोटी प्रदर्शनी तैयार करके सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। नृत्य, गीत, संगीत का आधा घंटे का कार्यक्रम तैयार करके मंदिर, पुस्तकालय आदि में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसकी विषय वस्तु संस्कृति परिचय एवं भारत परिचय की होनी चाहिए। व्यवस्थाएं। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में कुछ व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक का उपयोग कम करें या ना करें। पानी बचाएं, नल खुले ना रखें। बगीचे में की स्वच्छता के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें। सूती गणवेश पहने। गुण के योग्य कूड़े के योग्य निकाल की व्यवस्था करें। सिंथेटिक एवं प्राकृतिक कूड़े को अलग अलग रखें। विद्यालय के भवनों की रचना इस तरह से करवाएं कि कूलर, पंखा इत्यादि का कम से कम उपयोग करना पड़े या ना करना पड़े। भूमिगत पानी के निकास की व्यवस्था हो सके तो ना करके सारे गंदे पानी का उपयोग हो सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज वगैरह करना चाहिए। वर्षा के पानी के संग्रह की व्यवस्था करनी चाहिए। शौचालय आदि की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संस्कृति परिचय के लिए कुछ व्यवस्थाओं पर विचार हो सकता है। भोजन व अध्ययन के लिए जमीन पर बैठने की व्यवस्था करें। भोजन को पवित्र मानकर जूठन को कूड़ेदान में डालने की बजाय गाय को खिलाने की व्यवस्था करें। विद्यालय में नृत्य गाय की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में चित्र, ध्वनि, मुद्रिकाओं की व्यवस्था सांस्कृतिक दृष्टि से करें। ध्वनि प्रदूषण ना हो इसका ख्याल रखें। जूते पहनकर पढ़ाई न करनी चाहिए ऐसी व्यवस्था को भावात्मक रूप से स्वीकार करें। जैसे जैसे विषय ध्यान में आता है त्यों त्यों शिक्षकों, अभिभावकों एवं व्यवस्थापकों को अनेक नई नई कल्पनाएं आती हैं। उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से सभी व्यवस्थाएं होती जाएं, यह अपेक्षित है। विशेष देने योग्य बात यह है कि यह सब केवल विद्यालय में ही नहीं अपितु घर में भी होना चाहिए। अभिभावकों को विद्यालय की व्यवस्थाओं को समझना चाहिए एवं उनको स्वीकार करना चाहिए। इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में विद्यालय को सहयोग देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय को भी माता-पिता को सहयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से देखा जाए तो घर ही संस्कृति रक्षा का केंद्र है।